1990 में इंडिया और चाइना दोनों एक ही रेस में थे। सेम सी पॉपुलेशन, सेम प्रॉब्लम्स और एक सेम सपना, अपना भविष्य सुधारना। चाइना ने एक बड़ी भुखमरी का सामना किया था और हम हमारी इकोनॉमी पहली बार एक ग्लोबल मार्केट के लिए खोल रहे थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों देश एक ही स्टार्टिंग लाइन पे हैं। लेकिन आज चाइना कुछ ही महीनों में एक नया शहर खड़ा कर देता है और हम एक फ्लाईओवर पूरा करने में ही साल लगा देते हैं। उनके स्कूल में छोटे बच्चे भी एआई सीख रहे हैं और यहाँ क्लास 8 के बच्चों को भी ये बताया जा रहा है कि एक सीपीयू और मॉनिटर क्या होता है। जहां उनकी फैक्ट्रीज पूरी दुनिया को सामान बेच रहे हैं, हमारी फैक्ट्रीज अभी भी सरकारी कागजों में ही फंसे हुए हैं। और जहां हम इंडिया को चाइना से जीडीपी के ग्राफ पे कंपेयर करते हैं, वो तो हमें देखते तक नहीं है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा गैप आया कैसे, और कैसे एक देश ने अपने लाखों लोगों को गरीबी से निकाल दिया और दूसरा देश आज भी उन्हीं प्रॉब्लम से डील कर रहा है जो तब कर रहा था। आइए जानते हैं इस वीडियो में, जो हम बना पा रहे हैं ज़ीरोधा की मीडिया टीम के सपोर्ट से। मैं हूं अंगद कहाई सिंह और आप देख रहे हो वायर। नाइनटीन 1990s की शुरुआत में इंडिया और चाइना दोनों का हाल कुछ खास नहीं था। दोनों ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बुलाई जाती थी। पर फिर चाइना ने एक सिंपल डिसीजन लिया। उन्हें सिर्फ ग्रो नहीं करना था, उन्हें पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करना था। तब चाइना की 40% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। आज 1% से भी कम है। उस समय दोनों देश के 60% लोग खेती करते थे। आज चाइना में सिर्फ 15 लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। इंडिया में वो नंबर अभी भी लगभग 40% के पास है। चाइना का सिर्फ एक सवाल था, लोगों को खेतों से फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाए, और उसकी शुरुआत हुई स्कूल से। वो चाहते थे कि हर बच्चा स्कूल जाए, वहां जाके असली स्किल्स सीखे और उन स्किल्स से असली जॉब्स ले पाए। लेट 80s तक चाइना में अडल्ट इलिटरेसी सिर्फ 22% के आसपास रह गई थी और इंडिया में 60% से ज्यादा लोग पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे। ये सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं थी, ये एक पूरे जेनरेशन को आगे ले जाने का तरीका था। इनमें से कई लोग फैक्ट्री वर्कर्स बन गए, काफी लोग मैनेजर्स बन गए और कुछ लोग तो करोड़पति भी बने। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी तो जरूर खोली, पर लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। हमने कॉलेजेस तो बहुत सारे बनाए, पर स्कूल्स को ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। हमारे पास दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन तो थी, पर उस पॉपुलेशन पर पर्पस नहीं था। क्योंकि एक देश के पास सिर्फ लोग होना काफी नहीं होता, उनके लिए एक रास्ता भी तय होना चाहिए। एक तरफ चाइना हर छोटे गांव में भी ग्रोथ लाने की कोशिश कर रही थी, वहां इंडिया ग्रोथ का मतलब ही समझने में बिजी था। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं थी, आइडियाज भी बहुत थे। इंडिया ने हर बार दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं, पर जब बात आती है पोटेंशियल को प्रोग्रेस में बदलने की, सिस्टम ही हमें अटका देता है। और ये दिक्कत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या पैसे की नहीं है, दिक्कत है सोच की। हमने ये पूछना छोड़ दिया कि हम क्या नया बना सकते हैं और ये सोचना शुरू कर दिया कि सबसे आसान या सबसे सेफ ऑप्शन क्या है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पीयूष गोयल जो इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने भी बोला कि इंडिया के स्टार्टअप सिर्फ फैंसी कुकीज और आइसक्रीम बनाने में बिजी है, यहाँ इनोवेशन नहीं सिर्फ बिजनेस चल रहा है। पर सच बात तो ये है कि कई बार कोशिश करने के बाद भी स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है। इंडिया के 80% से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग फील्ड के बाहर काम करते हैं। 50% ग्रेजुएट्स को तो इंडस्ट्री एम्प्लॉयबल ही नहीं मानती। मतलब लोगों पे डिग्री है पर डायरेक्शन नहीं है। ये कोई टैलेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टम का मिसमैच है। चाइना में अगर आपको एक बिजनेस रजिस्टर करना है तो उसमें कुछ ही हफ्ते लगते हैं, और इंडिया में काफी सारे महीने और काफी सारे पैसे ब्राइब्स में। चाइना जानता था कि वो एक टेक इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहता है, तो उन्होंने स्कूल से शुरू किया, कोलैटरल के बिना लोन्स दिए, और जब तक इंडस्ट्री स्ट्रांग नहीं हुई उन्हें सपोर्ट दिया। इंडिया में बस स्लोगन्स ही हैं। हम किसी भी चीज को पूरी तरह सपोर्ट करने से पहले ही दूसरी चीज पे शिफ्ट कर जाते हैं। इंडियंस आज के टाइम पे दुनिया भर में लीड कर रहे हैं, बड़ी सी बड़ी कंपनी के हेड्स हैं। यहाँ तक कि हम कंप्यूटर चिप्स भी बना रहे हैं, रॉकेट चिप्स भी डिजाइन कर रहे हैं, और शायद जिस फोन पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसको बनाने में भी शायद एक इंडियन का हाथ था। पर जब यही टैलेंटेड लोग इंडिया में कुछ बनाना चाहते हैं तो सिस्टम ही उन्हें स्लो कर देता है। फाउंडर्स रेड टेप्स में उलझ जाते हैं, बिल्डर्स कंप्लायंस में, और जो सपने देखते हैं वो तो देश से ही निकल जाते हैं। इंडिया के टॉप 1000 IIT रैंकर्स में से 38% इंडिया छोड़ देते हैं, टॉप 100 में से 62%।
और टॉप 10 में से 9 लोग ये देश छोड़ देते हैं। ये सिर्फ हमारे देश का ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये इंडिया है जो पूरी दुनिया को फ्री में ट्रेनिंग दे रहा है। ये लोग देश से भाग नहीं रहे हैं, वो उस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जहां उन पे ट्रस्ट किया जाता है। और यहाँ सिस्टम बेस्ट माइंड्स को भी इतना स्लो कर देता है कि कोई काम पूरा ही नहीं कर पाता। तो लोग क्या करते हैं, या तो हार मान जाते हैं या ये देश छोड़ के चले जाते हैं। और हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा लॉस नहीं है कि वो चले गए, पर ये लॉस है कि हम उन्हें रोक नहीं पाए। पर ये सिर्फ पॉलिसीज की कहानी नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की कहानी है। चाइना एक अथॉरिटेरियन देश है, वहाँ इलेक्शंस नहीं है, प्रोटेस्ट्स नहीं है और ऑपोजिशन से प्रेशर भी नहीं है। कल कोई डिसीजन लेना हो तो वो ले सकते हैं। पर इंडिया में हम एक डेमोक्रेसी हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी में हर डिसीजन का एक पॉलिटिकल कॉस्ट होता है। कभी रिलीजन, कभी कास्ट, कभी फ्री स्कीम्स, सिर्फ इलेक्शंस के लिए। तो जब चाइना सीधा डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा था, हम अपने ही सिस्टम को बैलेंस कर रहे थे। चाइना ने सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बनाई, उन्होंने चुना किस टाइप की फैक्ट्रीज। उन्होंने सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ये देखा कि देश को किस टाइप की एजुकेशन की जरूरत है। ऐसी एजुकेशन जो उन्हें ईवीज, रोबोटिक्स, एआई और सेमीकंडक्टर्स में हेल्प करे। आज चाइना पूरी दुनिया के 28% गुड्स मैन्युफैक्चर करता है और साथ ही साथ लिथियम, सोलर और बैटरी सप्लाई चेन्स को भी कंट्रोल करता है। चाइना सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी बेचती नहीं है, उन मटेरियल्स को भी कंट्रोल करता है जिनसे वो चीजें चलती हैं। और इंडिया में हम खुद को एक सॉफ्टवेयर पावर हाउस बुलाते हैं, बट 90% सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं वो हमारे लिए नहीं, दूसरे देशों के लिए बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें मौके नहीं मिले, हमने सोलर, सेमीकंडक्टर्स और एडटेक जैसे फील्ड्स में काफी तरक्की करी, पर वक्त आने पे या तो फंडिंग नहीं मिली या इंटरेस्ट लूज हो गया। चाइना ने सिर्फ बड़े शहरों पे ध्यान नहीं दिया जैसे बीजिंग और शंघाई, उन्होंने 100 से ज्यादा छोटे शहरों को बिल्कुल स्क्रैच से बनाया। और इसी दौरान इंडिया का 60% से ज्यादा जीडीपी सिर्फ कुछ बड़े शहरों से आता है। हमारे देश में इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज तो हैं, बट एक बड़ी स्टोरी की देश कहाँ जा रहा है वो अभी तक नहीं है। तो फिर सवाल ये नहीं है कि क्या इंडिया ग्रो कर सकता है, सवाल ये है कि हम किस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं। अगर हम इंडिया के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो हमें चाइना से कुछ चीजें तो सीखनी पड़ेंगी। पहली चीज, उनकी डायरेक्शन एकदम क्लियर थी, सब कुछ एजुकेशन से लेके बिजनेस से लेके प्लानिंग तक सब एक गोल के अराउंड अलाइंड था। दूसरी चीज, सिस्टम बिल्डर्स के साथ था, रेड टेप्स कम थी और सपोर्ट ज्यादा था। और तीसरी चीज, सपने देखने वालों को इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट था। अगर किसी ने विजन देखा तो साथ साथ में उसे फंडिंग भी मिली। और नहीं, हमें चाइना नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं। हम एक डेमोक्रेसी हैं और हम अलग हैं। पर अगर हमें अपना फ्यूचर सुधारना है तो हम उनकी सही चीजों से कुछ चीजें तो सीख ही सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास टैलेंट भी है और इंटेंट भी। बस अब हमें डायरेक्शन चाहिए, नहीं तो हम बदलाव मांगते रह जाएंगे और जो असली प्रॉब्लम्स है वो अगली जनरेशन पे छोड़ जाएंगे।